हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूं। सर, सीए फाउंडेशन लॉ क्लास आज से मैं स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये डेमो लेक्चर्स होंगे। 3-4 डेमो लेक्चर्स मैं अपने चैनल पर स्टार्ट करूंगा डालना, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस लैब में लॉ को पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले, क्या क्या मटेरियल यूज करेंगे, कैसे हम क्लास में सब डील करेंगे। ऑलरेडी फेस टू फेस बैच लक्ष्मी नगर में स्टार्ट हो चुका है रिगार्डिंग ऑल सब्जेक्ट। हमारा पूरा इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सेलेंस है। इसमें आपको फाउंडेशन लॉ, फाउंडेशन मैथमेटिक्स, फाउंडेशन इकोनॉमिक्स, फाउंडेशन अकाउंट्स एट सिर्फ एक प्लेस पे आपको मिल सकता है। ठीक है, तो बैचेस धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो सर, अगर आप फेस टू फेस कर सकते हो तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, आप आके रजिस्ट्रेशन करवा लो। ठीक है, चलो सर, बात की बात है। पहले स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस के बारे में, जानते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना कि बिना कुछ जाने, बिना बेस के आप किसी चीज से लड़ने चले जाओगे ना, तो वहां पे हार जाओगे। तो सबसे पहले आपको जानना, सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मैं पहले स्टार्ट किया था फाइनेंस को पढ़ाना। ऑलरेडी मैं 2-3 साल से फाइनेंस को पढ़ा रहा हूं। मैं एक चीज बता देता हूं आपको अपने बारे में कि आपको जब भी इस पेपर में कभी भी डाउट होगा ना, आपको विद इन 5 मिनट्स के अंदर उस क्वेरी का आंसर मिल जाएगा। ये मैं गारंटी देके बोलता हूं। अपने सीनियर से पूछ लेना, जिससे पूछना आप पूछ लेना। ठीक है, तो फाउंडेशन के छोटे छोटे बच्चों, अब हमारी जर्नी होने वाली है स्टार्ट। तो मजा आएगा। एज अ मेंटर समझ लो मेरे को, एज अ बड़ा भाई समझ लो, टीचर भी समझ के बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक क्वेरीज की आपके है ना आंसर दी जाएगी। जो भी क्वेरीज होगी आपकी, विद अगर क्लास में है तो क्लास में सबको डाउट को क्लियर किया जाएगा। सर, क्लासेस की टाइमिंग 9 से 1 चल रही है हमारे इंस्टीट्यूट में। तो ऐसा नहीं है कि 1 बजे के बाद हमारे टाइम खत्म, आप अपने जगह हम अपने जगह, नहीं। अगर कोई भी डाउट है तो हम वहीं पे रिजॉल्व करेंगे, 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम लेके खत्म करेंगे उसको। ठीक है, सेकंड क्या है सर, कुछ और बताएं तो क्लासेस बारे में। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच टॉपिक या ईच चैप्टर हम एक टेस्ट लेते रहेंगे। टेस्ट से क्या होता है ना कि मॉनिटरिंग स्टार्ट रहता है कि आप कितने पानी में हो और कितने सही पे हो। ठीक है, तो प्रॉपर टेस्ट चलेगा। इस बैच में आपको टेस्ट मिलेगा, आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज मिलेगी, सारे फैकल्टीज के बुक्स की हार्ड कॉपी मिलेगी। और यहाँ ऐसा भी नहीं कि एक एक टीचर 2-3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। सब टीचर अपने में स्पेशलाइजेशन है। इकोनॉमिक्स के टीचर अलग रहेंगे, अकाउंट्स के टीचर अलग रहेंगे, मैथ्स के टीचर अलग रहेंगे, और मैं लॉ का टीचर अलग रहूंगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा नहीं है, सब अपने स्पेशलाइजेशन में पढ़ाएंगे, जो आपको सबसे बेस्ट मिलेगा। क्वालिटी में कोई हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे स्टूडेंट साथ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ना इंट्रोडक्शन करेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है, हमारे फाउंडेशन में है क्या क्या। क्योंकि हथियार लेके तो निकल गए हम। ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया हमने। अब भैया, जंगल में जाने से पहले हमको पता तो करना पड़ेगा हमारे सामने से आने वाले क्या कहते हैं वो जानवर है कौन कौन। ठीक है, तो यहाँ पे जानवर वर्ड नहीं बोलना चाहिए। हम बोलेंगे वो सब्जेक्ट, वो सिलेबस है कौन कौन सा, हमें वो पहले जानना पड़ेगा, पहले वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर हम वो आइडेंटिफाई कर लिए, हमने पूरा बेस तैयार कर लिया, हमें पता है कि इसमें इतने मार्क्स का आने वाले, इसमें इतने मार्क्स का आने वाला है, तो हम इजीली अपना है ना गेम जीत सकते हैं और अपना नवंबर 2022 क्लियर कर लेंगे सीए फाउंडेशन मिलके। ठीक है, चलो मिलके मतलब मेरा क्लियर है, मैं तो सीए बनाऊं, आपका मिलके हम क्लियर करवाएंगे। चलो सबसे पहले सर, हम सबसे पहले सिलेबस जान लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, आईसीआई ने बहुत बड़ा मजाक किया है हमारे साथ। सर, मजाक क्या किया है, बोलने को तो 4 पेपर बोलता है, लेकिन आईसीआई ने मजाक मजाक में ना मैं 4 से ज्यादा पेपर पढ़ा दिया। सर, सबसे पहले मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले पूरे सीए फाउंडेशन के बारे में बात कर लेता हूं। सीए फाउंडेशन में टोटल आपके 4 पेपर होंगे। सर, बस 4 पेपर। इंटर में तो हम 12th में 5-6 पेपर दे के आए थे दोस्त, ये 4 बोलने को है। देखो तो अभी अंदर मजा क्या क्या किया ऐसे ने। ऐसा ही थोड़ी ना सीए को हार्ड बोला जाता है। ठीक है, तो पहला पेपर आपका आता है अकाउंट्स। ठीक है, ये अकाउंट्स नॉर्मल। ठीक है, दूसरा पेपर आता है आपको सर बिजनेस लॉस। सर, लॉ ही बोल लो। हाँ सर, लॉ ही बोल लेता हूं, बिजनेस लॉ लिख देता हूं। क्या सर हो गया? नहीं दोस्त, एंड बीसीआर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, तो सर मजाक मजाक में आईसीआई ने अकाउंट्स 1 पेपर, लॉ 2 पेपर और बीसीआर 3 पेपर, जबकि ओवरऑल 2 ही पेपर हुए आपके। तो यहां पे आपको बिजनेस लॉज आता है 60 मार्क्स का और बीसीआर आता है 40 मार्क्स का। आईसीआई ने आगे बिजनेस लॉज तो लिख दिया, बट बीसीआर के बारे में फोकस नहीं करता आईसीआई। बीसीआर बारे में किसी को पता नहीं चलता है, तो भैया बीसीआर भी 40 मार्क्स का है। सर, ये है क्या बीसीआर, बताऊंगा। पहले सिलेबस जान लो क्या क्या आपको पढ़ना है। तीसरा पेपर आपका सर क्या रहेगा? मैथ्स। सर, बस मैथ्स? नहीं भाई, मैथ्स नहीं। मैं बोलता हूँ ऐसे बस आपको आगे का है ना वो दिखाएगा, पीछे के भी नहीं दिखाएगा। लॉजिकल रीजनिंग भी है इसमें, स्टैटिस्टिक्स भी है इसमें। ठीक है, स्टैट्स बोल लो। और आपका मैथ्स, कोर मैथ्स भी है इसमें। तो सर 1 2 3 4 5 6 चीजें हो गई। कंसेप्ट 6 हो गया, पेपर 3 हो गया। सारे पेपर 100 मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है, और सर चौथा पेपर क्या हुआ हमारा? सर, हमारा चौथा पेपर होता है सर इकोनॉमिक्स
ठीक है, एंड BCK। अब सर BCK क्या होता है, ये आप पढ़ोगे अपने, आपके इकोनॉमिक्स के टीचर ये प्रतीक भासिन सर अच्छे से पढ़ाएंगे, सब मजा आएगा। आप मतलब इकोनॉमिक्स का क्लास आप चाहोगे सर रोज रोज हो, ऐसा मजा आएगा, मैं गारंटी बोल सकता हूँ। और हर क्लास में आपको मजा आएगा, हर क्लास को प्रैक्टिकल से जोड़ा जाएगा, हर क्लास को फनी एग्जांपल्स बना के लिंक कराया जाएगा, ठीक है। तो इसका टेंशन मतलब, हर क्लास को जोड़ा जाएगा, मजा आएगा आपको, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स एंड BCK भी 100 मार्क्स का होगा। टोटल ओवरऑल 400 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, जिसको पता आपको पास के लिए 200 मार्क्स चाहिए होता है, और हमें बस इसी देखने के लिए आंखें तरस जाती है हमारी, ठीक है। और ये आएगा टेंशन मतलब भाई आप 300 से प्लस स्कोर करो, गारंटीड, अच्छा से कर लिया तो आपने, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया। देखो सर मजाक मजाक बस पेपर नंबर 1 2 3 4 अंदर देखो कितनी चीजें, अकाउंटेंसी, बिजनेस लॉज, BCR, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, BCK 6 7 8, टोटल 8 टाइप के कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे आपको। तो 4 तो मजाक था, पीछे तो 8 कंसेप्ट है हमारे देखने के लिए। इसीलिए CA फाउंडेशन में ना ऐसे ही दिखाता कुछ और है, पीछे बहुत कुछ रहता है उसके। चलो सर, ये तो आपके हर फैकल्टीज आपको अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से बताएंगे। हम अभी फोकस करते हैं अपने ये पेपर पे। अकाउंट्स आपको CA सुमित अरोड़ा सर पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स आपको CA प्रतीक भासिन सर पढ़ाएंगे, सब मजा आने वाला है, ठीक है। चलो सर, बिजनेस लॉज एंड BCR जो हमारा पेपर है, हम उस पर डिस्कस करते हैं। खामखा सारे टीचर को डिस्टर्ब क्यों करे, वो खुद बताएंगे आपको हर सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। चलो सर, हमारा पेपर का नाम क्या है, बिजनेस लॉ, ठीक है। अब देखो सर, एंड BCR बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग, सर ये कितने मार्क्स का आएगा, ये आएगा 60 मार्क्स का आएगा। सर ये कितने मार्क्स का आता है, ये 40 मार्क्स का आता है। सर हार्ड क्या है, इजी क्या है, सर देखो ये आपके लिए न्यू रहेगा, ये आपके लिए थोड़ा पढ़ा हुआ रहेगा। सर मतलब BCR में क्या होगा, सर रिज्यूमे राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये वॉइस वो वॉइस, ठीक है, यही सब इसमें पढ़ना है हमें, ठीक है। तो यहां पे सर है ना थोड़ा कोर इंग्लिश आ जाता है आपको, थोड़ा ना कोर इंग्लिश पे पढ़ा जाएगा। और ये आप, मैं गारंटी बोलता हूं, अगर आप बिना पढ़े भी जाओगे ना, यहाँ 40 में आप 20+ इजिली स्कोर करोगे। इजिली बोल रहा हूं, जाएगा आपको 35 38 जाएगा, इजिली बोलना, बिना पढ़े भी जाओगे। अगर 12th हमने पढ़ा होगा ना 20+। सर आर्टिकल राइटिंग, समरी राइटिंग हमने सब पढ़ा हुआ है 12th में, 12th एग्जामिनेशन अच्छे से देखे गए हम। सर हमारा मोस्टली अभी फोकस है, सर पता क्या सर, हमारा ये नया टॉपिक, इसको हम बोलते हैं 60 मार्क्स का बिजनेस लॉस। सर लॉ क्या होता है, लॉ आपको पता है सर क्या होता है, कोई गेस, लॉ होता क्या है, लॉ का मतलब क्या होता है। सर लॉ का मतलब होता है कानून। तो सर बिजनेस लॉस पढ़ने वाले हम, बहुत बहुत तरीके के कानून पढ़ने वाले। सर बहुत तरीके मतलब क्या, इंडिया में 1000 कानून है, 1000 कानून पढ़ेंगे। मर्डर किया तो उसके लिए भी कानून है, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा तो उसके लिए भी कानून है, हर चीज के रिगार्डिंग कानून बना हुआ है। क्या हर कानून पढ़ेंगे हम, नहीं, हमें फाउंडेशन में लिमिटेड कानून पढ़ने हैं। क्या क्या कानून पढ़ने हैं, क्या नहीं पढ़ने हैं, सब डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। चलो सबसे पहले एक सेकेंड, चलो सबसे पहले क्या देखना हमें, हमारा सिलेबस क्या क्या है। सबसे पहला हमें पढ़ना है सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। सर अगर मैं आपको सच बताऊं, एकदम सच बताऊं, सबसे मेजर पोर्शन आपका लॉ में ना यही कवर करेगा, CA फाउंडेशन तक। इसके अलावा आपको कहीं इसका आगे काम नहीं मिलेगा, फाइनल्स तक कोई काम नहीं है इसका। इंटर में भी ये हटने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा सिलेबस हमारा ड्रास्टिक चेंज होने वाला है फिर से। तो इंटर में भी अब इसका कोई काम नहीं बचा है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहीं तक है और अच्छा पोर्शन कवर करता है। सर मार्क्स की बात करें तो सर कितने मार्क्स की बात कवरेज लेता है सर, एनी गेस। सर 60 में से अकेला 20 मार्क्स बस यही लेता है, जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सर होता क्या है, सब पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। अगर मैं आपको एक बैग चालू कर दूं ना स्पीड पढ़ाना, तो भैया बाउंसर हो जाएगा, लॉ बाउंसर हो जाता है। तो मैं बेस चाहता हूं धीरे धीरे। अभी हम फर्स्ट गियर में चलेंगे, अभी हम 10 क्लास फर्स्ट गियर चलेंगे, फिर 20 क्लास 20 में 10 से 20 सेकंड गियर, 20 में तीसरा थर्ड गियर। उसके बाद तो आप भैया ट्रेंड हो जाओगे अच्छे से, ठीक है। तो सर हम लोग पढ़ेंगे कैसे लॉ, देखो प्रॉपर नोट्स बनाएंगे हम पहले अपने, ठीक है, क्लियर इंटरप्रिटेशन करेंगे, ठीक है सर। और क्या करेंगे, और एग्जाम्पल से डील करेंगे, हर टॉपिक को ना एग्जाम्पल से डील करेंगे। हर देखो, अब मैं एक बात बताता हूं आपको ना, शर्म नहीं आना चाहिए। आप देखो मैं ये बताऊं, बहुत सारे लोगों को ना हिंदी लिखने आने नहीं आना चाहिए। तो आप व्हाट्सएप पे तो बात करते हो ना, तो जैसे भी लैंग्वेज में ना मैं आपको हिंदी लिखवाऊंगा। सपोज मान लो मैं आपको लिखवाया कि ए ने 20 के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। सपोज मैं बोला ए ने बी के साथ
कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ऐसा लिखने में कोई बुरी बात नहीं है, लॉ है। लॉ को है ना, देखो लॉ को अगर मैं फिर इंग्लिश लिखाऊंगा ना, फिर बोलो सर एनोनिम सिनोनिम चल रहा है, तो लॉ को ना थोड़ा हिंदी में लिखो। जब रिवाइज करोगे ना तो यही चीज आपको दिमाग में स्टक करे, अच्छा ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर कॉन्ट्रैक्ट बी ने तोड़ा तो भैया वो एग्री पार्टी, तो ऐसा अगर लिखोगे ना तो आपको उस लॉ को तोड़ने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो लॉ को तोड़ना बहुत इजी हो जाएगा, फिर इजी याद करना भी इजी हो जाएगा। एग्जांपल्स दिमाग में सेट हो गया ना, तो हमारे टीचर्स के साथ क्या होता है, हम जो हैंड गेस्चर्स एग्जांपल्स बताते हैं ना, बस वही सुन के आपको एग्जाम में क्लियर आ जाएगा कि अच्छा सर ने ऐसे बताया था यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे लिख लिख के मैं पढ़ाऊंगा आराम से, धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। जैसे ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो ऐसे भी लिख सकते हो, या सपोज ए ने बी के साथ, तो ये मैं सुटेबल नहीं मानता हूं, ऐसे लिखो ज्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज कंफ्यूजिंग लगता है, ठीक है। तो ऐसे लिखवाऊंगा, आराम से लिखना, बहुत इजी वे में लॉ को डील करेंगे, लॉ की लैंग्वेज पूरी यूज करेंगे, एग्जांपल्स में बस ऐसे डील करेंगे हम लोग, ठीक है। अदरवाइज लॉ की पूरी लैंग्वेज यूज करेंगे, लॉ के लैंग्वेज को हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि भैया लॉ की लैंग्वेज से मजाक नहीं करते। आप देखते नहीं हो जय भीम करके एक था, उसने बोला कि एज पर सर्च सेक्शन इतना इतना द प्रोविजन स्टेट्स दैट्स, कि अगर किस बंदे ने ऐसा कांड किया होगा तो उसको ऐसा हो सकता है, तो उसको पूरा इंग्लिश में ड्राफ्टिंग होता है। तो लॉ की लैंग्वेज को आप है ना अपने हिसाब से नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है। सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर क्लियर इंटरप्रिटेशन करेंगे। सर इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है, सपोज कोई वर्ड दिया हुआ है, उस वर्ड को तोड़ के समझेंगे। सपोज वर्ड है वॉइड, सो वॉइड मतलब क्या होता है, वॉइडेबल मतलब क्या होता है, तो इंटरप्रिटेशन मतलब होता है इसका एक्चुअल मीनिंग पता करना। तो हर वर्ड्स की एक्चुअल मीनिंग पता करेंगे। सो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज एग्रीमेंट, व्हाट इज प्रॉमिस, ठीक है। एक एक चीज पता करेंगे, व्हाट इज एग्री, हु इज एग्री पार्टी, एग्जांपल से डील करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, फनी एग्जांपल्स जो आपके दिमाग में एनी टाइम सेट हो जाए, ठीक है। सेकंड क्या हमारा सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। सेकंड हमारा कौन सा एक्ट पढ़ना है हमें सर, सेकंड हमें पढ़ना है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है। इसमें सर क्या है, इसमें सामान के बारे में होता है कि भाई सामान खरीदने जा रहे हो तो क्या क्या इनवॉइसेस लेने हैं, कभी सामान गिरा हुआ मिल जाए, ओनर कौन रहेगा इसमें, तो गुड्स क्या होता है इसमें, तो गुड्स के रिगार्डिंग सब कुछ पढ़ेंगे इसमें। वारंटी और गारंटी में फर्क क्या होता है, अगर सामान खरीदते हो देखते हो नहीं हो वारंटी गारंटी मिलता है, तो उसमें फर्क क्या होता है, तो इस पूरे एक्ट में पढ़ेंगे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में हम A to Z चीज पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। सर अभी बस लिख लो कितने मार्क्स का क्या आता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 20 मार्क्स का आ गया, ये आपका कितने मार्क्स का आएगा भाई, ये आपका आएगा सर कम से कम आपका आएगा 10 मार्क्स का एग्जाम में। तो सर देखो 60 मार्क्स में 30 मार्क्स तो आपका ये दो एक्ट करते ही हो जाएगा, ठीक है। सर थर्ड क्या पढ़ना है हमें, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर देखो ये है ना, सपोज पार्टनरशिप, सब पार्टनरशिप क्या होता है, सपोज आप स्टूडेंट हो मैं हूं, दोनों सीए बन गए भाई, बन जाओगे बहुत जल्दी बन जाओगे, भगवान करे, मैं तो चाहूंगा बन जाओ। सर टीचर बहुत खुश होता है जब सामने में स्टूडेंट अच्छा प्रोग्रेस करता है ना, अब मेरे को फील होता है टीचर बहुत खुश होता है, ठीक है। तो अगर आप सीए बन जाए तो अगर हम आप है ना एक पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सर उस पार्टनरशिप के अंदर एक एक्ट बनेगा। सर एक्ट हर जगह एक्ट सर एक्ट बनता कब है सब बताऊंगा, ठीक है। तो पार्टनरशिप स्टार्ट किया, सपोज ये आप हो ये मैं हूं, दोनों मिलकर ना एक पार्टनरशिप स्टार्ट किए, फॉर्म का नाम लिख दिया हम, मान लो दंगल, ठीक है। मान लो दंगल, हम दंगल मान लो दंगल एसोसिएट्स, ठीक है। तो भैया इसके अंदर PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सपोज कोई पार्टनर की डेथ हो गई उसके आगे गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, क्या कोई माइनर पार्टनर बन सकता है। सपोज सर आप अभी 16 साल के लड़के हो, सर बोलो अभी CA फाउंडेशंस में हो, 17 साल के हो, सर चलिए ना सर एक पार्टनरशिप बनाते हैं, तो क्या माइनर पार्टनरशिप में आ सकता है, ये क्वेश्चंस है यहाँ पे। तो हर रिगार्डिंग है ना पार्टनरशिप एक्ट 1932 में वो देखने को मिलेगा कि क्या क्या इसके सारे सॉल्यूशन, कहते नहीं प्रॉब्लम इधर है सॉल्यूशन अंदर है, तो ये एक्ट के अंदर सब सॉल्यूशन आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ डील होंगे। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब बनता है उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए, नेम ऑफ पार्टनर, एड्रेस ऑफ पार्टनर, सब कुछ आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सब फोर्थ क्या पढ़ना है हमें, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। सर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 होता क्या है सर, यहां पे देखो ये भी पार्टनरशिप आ रहा है, ये भी पार्टनरशिप आ रहा है, बट ये क्या लिमिटेड लायबिलिटी है, उनके पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या लिमिटेड है। और क्या आता है यहाँ पे कंसेप्ट आता है डेजिग्नेटेड पार्टनर,
ये सब अभी सब पढ़ोगे, देखो अभी हड़बड़ाओ मत, बस जान लो, थोड़ा थोड़ा बेस बता रहा हूं आपको। सर डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है? सपोज आप कंपनी में जाते हो ना, तो बहुत सारी फाइलिंग प्रोसीजर्स होती है कंपनी में। टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, इंफोसिस हो गया, हर कंपनी में कुछ ना कुछ कंप्लायंस रिगार्डिंग सब कुछ बना हुआ है। तो लिखा हुआ है कि 50 करोड़ के ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट होगा टाटा में, तो उसके रिगार्डिंग 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। तो एलएलपी भी है ना कहीं थोड़ा ना यहाँ पे मॉनिटरिंग हाई हो जाता है। देखो ये हाल फिलहाल बनाया गया 2008, ज्यादा नहीं 10-12 साल पहले, सब एक्ट देख रहे 100 साल 50-50 साल पहले का, ये हाल फिलहाल का है। तो यहाँ पे मॉनिटरिंग हाई होता है, मॉनिटरिंग हाई होता है। मतलब सर यहाँ पे अब कंप्लायंसेस पे ना फूक फूक के कदम डालने पड़ेंगे। सर यहाँ पे सारे डील्स हैंडल कौन करता है? सब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मतलब अगर यहाँ पे कोई पार्टनरशिप तोड़ के जाना चाहता है ना, तो भैया एग्रीमेंट हटा दो, तोड़ के चले जाओ। यहाँ पे अगर जाना चाहता है ना, तो भैया एक फॉर्म फाइल होगा। अगर कोई मान लो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है, सपोज कंपनी में 4 पार्टनर है, 2 पार्टनर डेजिग्नेटेड बनना चाहते हैं। सर डेजिग्नेटेड कौन होते हैं? जो कंपनी में सारे फॉर्म्स को क्या करेंगे? साइन करेंगे। ठीक है, सारे फॉर्म्स को क्या करेंगे? साइन करेंगे। वैसे पार्टनर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर, मान लो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहते हैं, 2 अदर पार्टनर, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर अदर पार्टनर से जरूर ऊपर पोस्ट पे होगा। ठीक है, तो सर इसके लिए आपको चाहिए डीपीआईएन नंबर। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके लिए आपको आरओसी पर जाके फाइलिंग करना पड़ता है। फाइलिंग फीस होगा, सीए की मदद लेके आप फाइलिंग कर सकते हो, या सीएस की मदद लेके फाइलिंग कर सकते हो, एडवोकेट भी लेके फाइलिंग कर सकते हो मदद। तो सर ये सारे मैटर्स, एलएलपी के सारे मैटर्स कौन डील करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सर इस वेबसाइट पे जाके आप इस वेबसाइट से प्यार कर लेना, जिसको बोलते हैं प्यार से एमसीए की वेबसाइट। सर आगे जाके आप सीए बनने के बाद या आर्टिकलशिप टाइम है ना, इस पे बहुत सारे रिटर्न्स फाइल करोगे। एमसीए दो चीजों को हैंडल करता है, एक तो कंपनी के मैटर्स को, ठीक है, और एक एलएलपी के मैटर्स को। ठीक है, तो दोनों को हैंडल कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सर 5th पॉइंट क्या आता है? सर 5th हमें क्या पढ़ना है? सर लास्ट पढ़ना है। सर टोटल 5 एक्ट पढ़ना है। सर चैप्टर मत बोलना, सारे एक्ट है, सारे कानून पढ़ाए जा रहे हैं आपको। ठीक है, तो भैया रेडी हो जाओ, यहां से तुम्हारी जर्नी चालू होने वाली है अच्छे से क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की। ठीक है, तो सर 5वां एक्ट क्या पढ़ना है? 5वां एक्ट पढ़ना में कंपनीज एक्ट 2013, ये हाल फिलहाल में आया था। इससे पहले था कंपनीज एक्ट 1956, तो उसको हटा के इसको मतलब जैसे नया एक्ट लाया गया कंपनीज एक्ट 2013। सर सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊं, अगर 5वां सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है, सब प्रैक्टिकल भी ले लो और थ्योरेटिकल भी ले लो। अच्छा सर ये तो मैंने बताया ही नहीं कि एलएलपी कितने मार्क्स का आएगा, ये मैंने बता दिया। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, चलो ये 10 मार्क्स हो गया, 20 मार्क्स हो गया। ठीक है, एक सेकेंड सर, एलएलपी आपको लिख लो, छोटा चैप्टर है, 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लिख लो, आपको कम से कम 12 मार्क्स का आएगा। ठीक है, चलो सर लास्ट क्या पढ़ना है? सर कौन सा एक्ट है? सर लास्ट में बताया ना सर, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। सर प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल, आफ्टर सीए, बिफोर सीए नहीं, आफ्टर सीए। ठीक है सर, इस सबसे इंपॉर्टेंट ये कंपनीज एक्ट, क्योंकि सीए बनने बाद आप कंपनीज में ही जाके मोस्टली काम करने वाले, 90% लोग कंपनीज में ही काम करने वाले हैं अगर कोई जॉब करने गया तो। ठीक है, सेकंड क्या है, आपको आइडिया होना चाहिए कंपनीज का, हर चीज की। कंपनी में डायरेक्टर नंबर कितने होंगे, कंपनी बनती कैसे है, मेंबर्स कितने होंगे, कितने टाइप्स की कंपनी होती है, क्या कंपनी किसी के नाम पे लोन ले सकती है, कंपनी का ऑफिस कहां कहां होता है, कंपनी फाइलिंग कहां पे करती है, A to Z चीज आपको पढ़ना है यहाँ पे दोस्त। कंपनी बंद कैसे होती है इसके लिए पढ़ाया जाता है। तो सर कंपनी खोलना इज इजी, बंद करना इज टफ, याद रखना। कंपनी खोलना इज क्या? इजी, बंद करना टफ। तो कहीं ना कहीं हर रिगार्डिंग कंप्लायंसेस है। यहाँ पे आपको सेक्शन नंबर 1 से लेके 470 तक आपको पढ़ना पड़ता है। सर फाउंडेशन में इतना पढ़ेंगे नहीं, फाउंडेशन आपको बस 8-10 सेक्शन है, सेक्शन 1 से लेके 10 तक। बट अब मैं बता दूं, नया जो आपका सिलेबस आया है ना, इंटर में आपको पूरा पढ़ना है, मतलब पूरा 100 मार्क्स का कंपनीज एक्ट होने वाला है। तो भैया फाउंडेशन में ही तगड़ा बना देंगे कंपनीज एक्ट को हम अपना। फाइनल्स में तो मैं फाउंडेशन में कंपनीज एक्ट पढ़ाता हूं तो तगड़ा पढ़ाता हूं दोस्त, तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगा, मैं गारंटी एश्योरेंस दे सकता हूं आपको। चलो अब सर यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन ले लिया। सर ये कितने मार्क्स आएगा? या यहाँ पे आएगा आपको 12 मार्क्स का। तो सर देखो,
20 मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 10 मार्क्स का सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, 12 मार्क्स का आपको पार्टनरशिप, तो ये आपको 42 मार्क्स हो गए। 6 मार्क्स का आपको एलएलपी 48 हो गया, और 12 मार्क्स का आपको ये, तो टोटल आपको 60 मार्क्स का आपको लॉ हो गया। ठीक है, चलो सर बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आता है। चलो और कुछ से डिस्कस करते हैं बेसिक्स। देखो अभी सब पूरा बेसिक्स क्लास चल रहा है हमारा, सिर्फ डेमो चल रहा है। लॉ पढ़ना कैसे होता है, लॉ में बातें क्या क्या होती है। अब सुनो, हर एक्ट में, क्या बोल रहा मैं, हर एक्ट में, सपोज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, तो सर एक्ट का मतलब क्या होता है, कानून। या मान लो लॉ का मतलब क्या होता है, कंपनीज लॉ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, या मतलब कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ठीक है, जो भी है इसका मतलब क्या होता है, कानून। ठीक है, अब सुनो सर, अब आपको बताना है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कानून क्यों बनता है। ठीक है, कानून बनने के पीछे क्या है, क्यों कंपनीज एक्ट बनाया गया, क्यों पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया, क्यों कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया। सुनो सर, सोसाइटी में है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, सोसाइटी में है ना, आपको सब बोलेंगे क्यों सीए कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, सोसाइटी में है ना सर, बोलेंगे बहुत लेंदी कोर्स है दोस्त, ऐसा नहीं है, 4 साढ़े 4 साल में खत्म हो जाएगा अगर डेडिकेशन साथ पढ़ना स्टार्ट करोगे तो। ठीक है, अब देखो सर, क्यों क्यों लॉ बना, क्यों कानून बना। सुनो, सोसाइटी में क्या है, प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन निकलना जरूरी है। अब सॉल्यूशन कौन निकालेगा, भैया लॉ। सर नहीं समझ आया सर, एग्जांपल, मैं क्या बोला, हर चीज का एग्जांपल समझाऊंगा। ठीक है, सुनो, ये मान लो आप हो, ठीक है, अब मस्त कान में ना ऐसे मान लो हेडफोन लगा के रोड को ना क्रॉस कर रहे हो, टिक टक टक क्रॉस कर रहे हो। ठीक है, यहां पे एक रेड लाइट्स है, ठीक है, रेड लाइट है, यहां पे कोई बंदा है ना कार चला रहा है, और बहुत सही से कार चला रहा है, मान लो रेड लाइट हो गया। ठीक है, तो इसको क्या होना था, इसको होना था रुकना था, बट ये क्या किया, बड़ा भाई कौन देखता है, चल निकल यहां से, ये बोला कि चलो कौन देखता है रेड लाइट। इसने क्या किया, कार चलाया, खूब ड्रिंक एंड क्या था, ड्रंक एंड ड्राइव वाला केस था, खूब कार चला रहा है, रेड लाइट था, छोड़ा इसने, यहां निकला, ये बंदा ना कंफर्मेशन था कि भैया रेड लाइट हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, निकलना चाहिए यहाँ पे। अब ये बंदा है ना निकलने की कोशिश कर ही रहा था यहाँ पे, अब ये बंदा आया यहाँ पे, इसने इसको उड़ा दिया। क्या किया सर, उड़ा दिया। ठीक है, अब उड़ा दिया तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया एक्सीडेंट। अब ये उड़ा के ना बस यहां से ना ये निकल गया अपने साइड वाली गली पकड़ के भाग गया यहां से। ठीक है, कैमरा लगे थे, मान लो कैमरा है ना यहाँ पे लगे थे, कैमरा से ना फुटेज हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, बस इसको है ना ये निकल गया मार के, इसको बुलाया गया भाई क्यों मारा, ये बोला कि बस मेरा मन किया मार गया, निकल गया मैं, बोला ठीक है घर जाओ। सोचो ऐसा होगा नहीं, तो सर प्रॉब्लम था, यहाँ भी प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था कि रेड लाइट होने पे ना बंदे रुकते नहीं थे, और रुकते नहीं थे तो ये जो बंदा है ना रिलैक्स होके जा रहा था ना, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स बहुत होने लगे। तो सर प्रॉब्लम आया, क्या है सर, प्रॉब्लम आए। तो सर इसके सॉल्यूशन क्या आएगा, अगर मान लो सर प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम रहता, मान लो यहां तक कुछ केस ही नहीं आता, सॉल्यूशन नहीं आता, तो सर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहता, तो आज इसने मारा कल कोई और आएगा, कल वो उसको मारेगा, कल उसको मारेगा, और कोई ऐसा लॉ ही नहीं रहेगा जिसको रोक सके। तो सर यहाँ पे आया प्रॉब्लम पता लगाया गया, उसके रिगार्डिंग सॉल्यूशन आया ट्रैफिक एक्ट। आपको पता होगा हेलमेट नहीं लगाओगे तो इतने का चालान कटेगा, या ट्रैफिक लॉ लिख लो, इतने का नहीं करोगे इतना कटेगा, रेड लाइट तोड़ा तो इतना कटेगा। अब इसके मन में आ गया क्या पता सर, डर। अब इसको लगा कि अगर मैंने अब रेड लाइट तोड़ा ना तो हो सके तो मेरे को 1 ईयर की जेल हो सकती है, अगर मैंने किसी का एक्सीडेंट किया तो हो सके फांसी तक हो सकती है, सपोज, ठीक है, फांसी तक हो सकती है। तो सर देखो प्रॉब्लम आया तो सॉल्यूशन लेके कौन आया, ट्रैफिक एक्ट। एक्ट में लिख दिया गया, मान लो सेक्शन नंबर कोट करके सेक्शन 3 में लिख दिया गया कि भैया आज से कोई रेड लाइट तोड़ेगा तो उसको 1000 रुपए का जुर्माना, 7 6 महीने की सजा। अब जो भी जाता है ना अपना स्टॉप का साइन देख के ना रुक जाता है, क्यों, क्योंकि डर आ गया। प्रॉब्लम तो था, अब उसका सॉल्यूशन भी आ गया कि अब जो भी तोड़ेगा ना लॉ उसको है ना भैया जुर्माना लगेगा, उसको पेनल्टी लगेगा। तो सेम यही चीज है ना हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या जो भी एक्ट में है ना ये सब हुआ सर। मतलब अगर देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे ना, पहले क्या था ना कॉन्ट्रैक्ट बनते थे टूटते थे, कोई नहीं था आगे पीछे। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना तो पहले क्या थे, कॉन्ट्रैक्ट बनके टूटते थे बट कुछ होता नहीं था। मतलब प्रॉब्लम तो था कि भैया एक आदमी सफर कर जाता था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा 2 आदमी के बीच में है। सपोज मान लो कॉन्ट्रैक्ट 2 आदमी के बीच में है, एक ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको 30,000 रुपए दूंगा, आप मेरी गाड़ी साफ कर दो, इसने गाड़ी साफ कर दी, 30,000 दिया ही नहीं, तो भैया एक तो बेचारा रोएगा ना, तो अब रो रो के कहां जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आया कि कॉन्ट्रैक्ट्स है ना बहुत सारे ब्रीच होने लगे, टूटने लगे।
तो टूटा, जो टूटे, जिसके रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट टूटा ना, मतलब जो रो रहा है ना, वो कहां जाएगा? पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाया गया कि अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे ना, उसके रिगार्डिंग सॉल्यूशन एक्ट देता है। अब एक्ट में लिख दिया गया कि भैया जो भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा ना, उसको भाई खींच के कोर्ट ले जाएंगे। तो हर एक्ट के बनने का पीछे का रीजन यही है कि भैया पहले प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। कंपनी में लिखा हुआ है कि भैया कंपनी को 3 डायरेक्टर लाना है, क्योंकि ना 2 डायरेक्टर है ना कांड कर रहे थे, तो प्रॉब्लम आया था, 2 डायरेक्टर कांड कर रहे थे, उसके रिगार्डिंग लॉ आया, कंपनीज एक्ट 2013 आया, उसमें लिख दिया गया कोई सेक्शन का कोट करके कि भैया आपसे कंपनीज में 3 डायरेक्टर रहेंगे। तो भैया जहां प्रॉब्लम है ना, वहां लॉ है। एग्जाम्पल क्लियर होगा, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो, अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सर सुनो, अब आपसे बाहर कभी कोई पूछ दे कि सर लॉ होता क्या है, तो एक बच्चे का आंसर है सर लॉ मींस सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, बढ़िया था, अच्छा आंसर बोला सर। लॉ मतलब सर कानून, ठीक है सर, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन है सर, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? लॉ होता क्या है? लॉ मींस सर, लॉ मींस सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ इंक्लूड्स एंड लॉ मींस? सर मतलब लॉ मींस मतलब हो गया ना एग्जॉस्टिव, सही, कंप्लीट लिखो, कंप्लीट। सर अगर मैं लिखूं सर लॉ इंक्लूड्स, तो भैया आगे जाके और भी कुछ चीज जुड़ने वाली है। सपोज यहां पे मान लो, सपोज ऊपर वाले एग्जांपल में, यहां पे मान लो सपोज ऊपर वाले एग्जांपल में, चलो इसको नीचे पहले कंप्लीट कर लेते हैं, लॉ मींस वाला। चलो देखो सर, मींस और इंक्लूड में एक ही डिफरेंस सुनो क्या होता है। मींस मतलब क्या होता है ना, इतना ही है तो इतना ही है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाला। इंक्लूड्स मतलब क्या होता है, अभी कुछ और जुड़ेगा। तो सर लॉ मींस है, मतलब लॉ का डिफिनेशन एकदम प्री डिफाइन है, इसके अलावा लॉ मतलब कुछ नहीं होता। सर लॉ मींस व्हाट? सर लॉ मींस एक्ट, लॉ मींस ऑर्डिनेंस या ऑर्डिनेंस, सर लॉ मींस रूल्स, सर लॉ मींस रेगुलेशंस, सर लॉ मीन्स ऑर्डर, नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स। ठीक है, तो देखो सर लॉ मीन्स, सर लॉ इंक्लूड्स लिख के मत आना सर, लॉ इंक्लूड्स नहीं, मतलब इंक्लूड्स मतलब क्या हो पता है सर? इंक्लूड अगर ऐसा लिखा होता ना, लॉ इंक्लूड्स एक्ट, ऑर्डिनेंस, रफ लिखा है, ठीक है, रूल्स, रेगुलेशंस, ठीक है, ऑर्डर्स, ठीक है, डिस्पैच, कुछ भी मान लो, वर्ड मान लो, ठीक है, कंप्लीटनेस। तो मतलब सर इंक्लूड्स मतलब क्या हो गया ना, अभी और भी वर्ड्स आगे आ सकती है, बट मींस मतलब क्या हो गया ना भैया, जो है यही है, पत्थर की लकीर है। मतलब अगर कोई आपसे पूछ रहे ना लॉ मींस, तो भैया लॉ मींस एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशंस, सर्कुलर्स, ऑर्डर, नोटिफिकेशन। सब ये चिड़िया किस किस चिड़िया का नाम है? एक्ट क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, रूल्स क्या होता है, रेगुलेशंस क्या होता है, ऑर्डर्स, नोटिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। अभी समझ लो, ज्यादा डीप में नहीं जाना, बस इतना समझ लो, लॉ मींस आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई आपसे पूछ देना भैया लॉ मतलब क्या होता है, तो भैया उसको ये ज्ञान दे के आना, भैया लॉ मतलब होता है एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर, नोटिफिकेशन। सर हर चीज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझो एक्ट को, रुको 2 मिनट, समझो ऑर्डिनेंस। सर ऑर्डिनेंस क्या होता है? सर रूल्स क्या होता है, रेगुलेशंस क्या होते हैं, नोटिफिकेशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो सुनो सर, इसके बाद लिख ही लो थोड़ा सा। सर देखो, सबसे पहले लिखो एक्ट। सर एक्ट क्या होता है? सपोज मान लो आज है ना इंडिया में ना चेयर बहुत सारे टूट रहे हैं, तो चेयर टूट रहे ना, इसके रिगार्डिंग कोई एक्ट बनना चाहिए, द चेयर्स एक्ट 2022। बहुत चेयर टूट रहे हैं, अब चेयर टूट रहे, कोई चेयर गला रहा है, कोई चेयर फेंक रहा है, चेयर के लिए लड़ाई हो रहा है, कुर्सी के लिए तोड़ फोड़ हो रहा है, कुर्सी के लिए सोचो कितने झगड़े हो रहे हैं इंडिया में, ठीक है, सिर्फ कुर्सी कुर्सी के लिए। आज ये बैठ रहा है कुर्सी पे, आज वो बैठ रहा है, इसके बन गया चेयर्स एक्ट इतना इतना इतना। तो सर कोई भी एक्ट हम ऐसे ही हवा बना देंगे? नहीं सर, कोई एक्ट बनने में ना प्रॉपर टाइम लगता है, पहले पार्लियामेंट में जाता है। अभी समझो, रफ समझा रहा हूं, लिखना नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट जाता है, यहां पे मेजोरिटी वोटिंग से जीतते हैं लोग, फिर प्रेसिडेंट साइन करता है, तब जाके क्या बनता है? एक्ट बनता है, ठीक है। तो सर एक्ट मतलब क्या हो गया? सिंपल कानून समझो, एक्ट मतलब हो गया कानून, या मान लो प्रोविजंस, जो भी लिख लो, प्रोविजंस, एक्ट लिख लो। अब सर देखो, लॉ मींस कानून, तो लॉ के अंदर क्या किया गया? मींस मतलब एक्ट आ गया। एक्ट मतलब क्या हो गया? आपको बस इतना समझना है कि एक्ट मतलब कहीं भी कोई चीज प्रॉपर रेगुलेशन से पास की गई है ना, वो एक्ट होता है। अब मान लो सर मैं बोल सकता हूं कि चेयर्स एक्ट 2022,
क्या ये एक्ट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तक ये पार्लियामेंट में पास ही नहीं हुआ है। तो सर जब तक वो एक्ट है ना, जब तक वो एक्ट पार्लियामेंट में पास ना हो जाए और जब तक प्रेसिडेंट से साइन ना हो जाए, तब तक वो एक्ट नहीं बन सकता। तो लॉ का पहला चीज क्या है? लॉ बनने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वो एक्ट बनना होगा। और एक्ट कब बनता है? जब पार्लियामेंट में पूरा मेजोरिटी से साइन आ जाए और प्रेसिडेंट भी साइन कर दे, ठीक है, तब जाके वो एक्ट बनता है। सर सेकेंड चीज सुनो, ऑर्डिनेंस क्या होता है? सर ऑर्डिनेंस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, सुनो। सर ऑर्डिनेंस मतलब होता है टेम्पररी लॉ मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर आपको ये बात पता होना चाहिए, इंडिया में हर एक्ट बनाने के पावर, साइन करने पावर लास्ट में प्रेसिडेंट के पास है। सर सपोज देखो यहां पे क्या बनता है? टेम्पररी लॉ। सर क्यों टेम्पररी बनाया जाता है? सपोज कोरोना का टाइम है। किसका टाइम है? कोरोना का टाइम है। और एक है ना बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट लागू करना बहुत जरूरी है इंडिया में। बहुत दंगे फसाद हो रहे हैं, बहुत सारे तोड़फोड़ हो रहे हैं, इसके रिगार्डिंग एक एक्ट बनाना है। अब सर कोरोना का टाइम है, कोई पार्लियामेंट में नहीं बैठ रहा है। हमें पता है कि एक्ट कब बनता है? जब पहले पार्लियामेंट में पहुंचे और पार्लियामेंट में मेजोरिटी वोटिंग से वो पास हो जाए। सपोज पार्लियामेंट में 550 लोग हैं ना, तो कम से कम 276 लोग ने हाँ बोल दिया हो, ठीक है, या मान लो 250 लोग राज्यसभा में है ना, कम से कम 126 लोग ने हाँ बोल दिया हो। तब यहां से जब हाँ निकलता है ना, तब पहुंचता है प्रेसिडेंट के पास। मतलब मैं बताऊं 550 लोग हैं तो कम से कम 276 लोग ने क्या बोला हो? यस, ठीक है। तब कहां पहुंचता है? प्रेसिडेंट। तब प्रेसिडेंट क्या बोलता है उसको? यस। तब क्या बनता है? वो एक्ट बनता है। बट सर मान लो बहुत कोरोना का टाइम हाई चल रहा है, कोई पार्लियामेंट में आना नहीं चाह रहा, सर 550 लोग हैं, इसमें से कोई एक को कोरोना हुआ तो सबको कोरोना हो जाएगा। अब सर है ना बहुत इमरजेंसी बेसिस पे लॉ बनाना है, क्योंकि पार्लियामेंट में तो पास ही नहीं हुआ, तो प्रेसिडेंट के पास पहुंचा ही नहीं। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि कोई इमरजेंसी बेसिस पे ना वो टेम्पररी लॉ को एक्टिव कर सकता है बिफोर पार्लियामेंट, जो उसको इश्यू भी ना करे। तो ऑर्डिनेंस मतलब ये भी होता है। जैसे आईबीसी है ना, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, इसको ऑर्डिनेंस के द्वारा पास किया गया। तो ऑर्डिनेंस वर्ड जब भी सुनो ना, मतलब समझ जाना कि प्रेसिडेंट ने ना उसको इमरजेंसी बेसिस पे पास करा दिया। क्या सर ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? मतलब पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए? सर चाहिए। सर कब चाहिए? सुनो, अब व्हेन, सुनो पहले लिखो, व्हेन नन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज इन सेशन। ये कब होता है? जब कोई भी पार्लियामेंट, नन, कोई भी पार्लियामेंट का हाउस एक्टिव नहीं है। तो सर ये बनता है ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंट चाहे तो टेम्पररी इमरजेंसी बेसिस पे लगा सकता है। अब सर ये कब तक चलेगा? सुनो, व्हेन द सेशन स्टार्ट्स। सर मतलब जब ये स्टार्ट हो गया ना सेशन, मतलब पार्लियामेंट का सेशन जब स्टार्ट होगा ना, वहां से टाइम दिया जाएगा ऑर्डिनेंस को। ऑर्डिनेंस विल सीज मतलब क्या होता है? खत्म होना। सीज टू एग्जिस्ट आफ्टर 6 वीक्स। सब बताओ, समझ नहीं आया? सब थोड़ा समझा रहा हूं, सुनो 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 सुनो। मान लो 2018 में ना, 18 नहीं 20 में कोरोना आया, 2020 में ना कोरोना आया। अब प्रेसिडेंट है ना ऑर्डिनेंस पास करके एक्ट को लागू कर दिया, ठीक है। अब ये चला 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 2021 1 नवंबर को सब नॉर्मल हुआ, ठीक है। अब यहां पे ना हाउस ऑफ पार्लियामेंट बैठना स्टार्ट हो गया। अब जिस दिन से हाउस ऑफ पार्लियामेंट बैठना स्टार्ट हुआ ना, यहां से भैया देखो, यहां तक तो ऑर्डिनेंस लागू रहेगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, टिक टिक कोई दिक्कत नहीं है। बट जिस दिन से सब कुछ नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया ना, जिस दिन से लोग पार्लियामेंट आना स्टार्ट हो गए ना, अब जो ये इमरजेंसी बेसिस पे एक्टिव कराया गया था ना, अब यहां पे इसको वापस लाके रखो। अब यहां लाके रखो, और यहां जिस दिन ये एक्टिव हुआ ना, यहां से 6 वीक्स का टाइम है। कितने वीक्स का टाइम है? 6 वीक्स का टाइम है। मैं बोलूं तो आपको 14 दिसंबर तक टाइम है कि भैया ये जो प्रेसिडेंट ने पास किया ना इमरजेंसी बेसिस पे, या तो इसको डन कर दो, डन कर दो तो फिर डन रहेगा, अदरवाइज इसको आपने डन नहीं किया तो ये भैया सीज हो जाएगा, मतलब ये एक्ट अब हो जाएगा बंद। तो सर देखो, कब तक एक्ट लागू रहेगा? जब तक पार्लियामेंट ना बैठे, तब तक भाई वो 4 साल बैठे तब तक वो लागू रहेगा। जिस दिन पार्लियामेंट बैठा, क्योंकि पार्लियामेंट का बैठना बहुत जरूरी है, तब बिकॉज ऑर्डिनेंस बस प्रेसिडेंट टेम्पररी बेसिस से पास कर सकता है। प्रॉपर पास करना है तो पहले पार्लियामेंट पास करेगा। 550 लोग हैं ना, उसमें 276 लोग हाँ बोलेंगे। अब पार्लियामेंट जिस दिन बैठा, उस दिन से 6 वीक्स का टाइम रहेगा भैया, पूरा पार्लियामेंट बैठा के इस एग्रीमेंट, इस एक्ट को ना पास करा दो। सर मानो 6 वीक्स क्रॉस हो गया, 1 जनवरी आ गया,
तो सर क्या ये एक्ट लागू रहेगा? बिल्कुल नहीं, जस्ट 6 वीक होते ही ये एक्ट हो जाएगा खत्म। तो अच्छा 4 वीक तो आपका नवंबर ले गया, 2 वीक आपका दिसंबर ले लिया, तो भैया 20 दिसंबर बाद इस एक्ट का हो जाएगा टाटा बाय बाय। लेकिन सर इसी 6 वीक में जिस दिन पार्लियामेंट बैठा वहां से 6 वीक में इस एक्ट को है ना लाके ना ऑर्डिनेंस में जो पास किया गया था उसको लागू करा दिया गया, तो भैया ये एक्टिव में आ जाएगा, फिर इसका कोई दिक्कत नहीं, जो काम चल रहा था ये चलते रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस मतलब ये होता है, कोई दिक्कत नहीं। सर नाउ व्हाट इज रूल्स? सर रूल्स क्या होता है? सर रूल्स मतलब हो गए क्या सर? नियम। सर रूल्स मतलब क्या हो गए? नियम। सुनो सर, रूल्स आर मेड बाय मिनिस्ट्रीज। सर इंडिया में हर रिगार्डिंग मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वाला अफेयर्स, आईटी का कोई दिक्कत है तो उसके लिए मिनिस्ट्रीज है। तो कहीं ना कहीं लॉ पूरा गवर्नमेंट बॉडी चला रही है हमारी। ठीक है, हम प्रोफेशनल्स को एग्जीक्यूट कराने का काम करते हैं, हम प्रोफेशनल कहीं ना कहीं उसको बचाने का काम करते हैं, हम प्लानिंग करवाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, बट बनाने का करवाने का सारा काम गवर्नमेंट का होता है। तो रूल्स जो होते हैं ना वो मिनिस्ट्रीज बनाती है, मिनिस्ट्री बनाती है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये कंपनी रिगार्डिंग रूल्स बनाती है, नियम बनाती है। ये एलएलपी रिगार्डिंग रूल्स बनाती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये भैया बाहर जो फॉरेन टूर करने जा रहा है उसके रिगार्डिंग रूल बनाती है। ठीक है, तो सर रूल्स ये लोग बनाते हैं। सर सुनो, और सर क्या है रूल्स का मतलब समझ लिया, रूल्स आर मेड बाय द मिनिस्ट्रीज, एमसीए, एमएचए, ये लोग क्या करते हैं? रूल्स बनाते हैं। और आपको ज्यादा कुछ नहीं समझना है सर। एक चीज इंपॉर्टेंट क्या समझना है सर, रूल्स क्या? सर रूल्स पकड़ेंगे कब कोई चीज? रूल्स है, सुनो, सपोज मान लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो। एक चीज और जान लो, लॉ में है ना क्या होता है? सुनो, लॉ में क्या होता है? सेक्शंस होते हैं, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3। ठीक है, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। तो सर सुनो, हर सेक्शंस के रिगार्डिंग ना कुछ प्रोविजंस है। सर प्रोविजंस क्या होते हैं? सर सुनो, सपोज मान लो सेक्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना ये पूरे इंडिया में लागू है। तो ये इसकी बातें हुई, सर बातें हुई, ये प्रोविजंस होते हैं जो बातें बोलते हैं ना कि एक्ट पूरे इंडिया में लागू है। दिस एक्ट विल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, दिस एक्ट हैज टू बी एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया। तो ये जो बातें लिखी गई है ना ये सेक्शन नंबर 1 में लिखी गई है। सेक्शन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? जो भी, सपोज एग्जांपल बता रहा हूं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ना इसका जिसने भी वायलेशन किया ना या तोड़ा ना उसको 50,000 का पेनल्टी है। तो आपको सर है ना ये सब चीजें जो होती है ना प्रोविजंस, इसको याद करने में ज्यादा फोकस करना है कि हर सेक्शन में क्या क्या बातें लिखी गई है भाई, जो उसको याद कर ले हम। और उसके रिगार्डिंग सेक्शंस लिया हुआ है। तो कोई सेक्शन ऐसा नहीं हो कि सेक्शन 3 और ये क्या हो 0 बटा सन्नाटा खाली हो, नहीं, हर सेक्शन में कुछ ना कुछ बातें हैं और वो बातें ही हमें लॉ में जाननी है। ठीक है, तो जब भी ये बातें जानना सीख जाओगे ना आप लॉ पढ़ना सीख जाओगे। तो मान लो सेक्शन नंबर 44 है, हर सेक्शन कुछ ना कुछ बातें हैं। इसमें बोला गया कि कॉन्ट्रैक्ट अगर कंप्लीट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है डिस्चार्ज और दोनों पार्टी क्या करती है? हाथ मिलाती है और जो थप्पड़ मारती है चले जाती है। तो एग्जांपल है। ठीक है, तो मतलब थप्पड़ मारना, हाथ मिलाना, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होना, ये सारे क्या है? प्रोविजंस है। मतलब भाई प्रोविजन मतलब क्या हुआ? उस सेक्शंस में जो बातें लिखी गई है ना वो बातें किस पे लिखी आती है? प्रोविजंस के बारे में। ठीक है, तो हर सेक्शन में कुछ ना कुछ बातें हैं। तो आपको है ना ज्यादा फोकस इस प्रोविजंस को याद करने में डालना है, ना कि सेक्शन का नंबर याद करने में, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या बातें ना ये समझ जाओगे ना तो इजी हो जाएगा। सर रूल्स क्या होता है? सर देखो हमारा जो बुक है ना उसमें सिर्फ सेक्शंस के प्रोविजंस दी गई है, बस उतनी लिमिटेड बातें दी गई है। अब मान लो कोई बात है, ऐसी बातें नहीं, बात है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी ट्रैफिक रूल का पेनल्टी, ट्रैफिक रूल्स का नियम तोड़ा ना उसको पेनल्टी लगेगा। सुनो, लिखा हुआ है इफ लॉ की बात है, मान लो सेक्शन 1 में लिखा हुआ है इफ समवन ब्रेक द ट्रैफिक रूल देन पेनल्टी एज मे बी देन पे पेनल्टी एज मे बी प्रिस्क्राइब। सर सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, फाइनल तक काम आने वाला है। सर जहां भी आपको ये बात देखने को मिल जाए ना
कि एज मे बी प्रिस्क्राइब, एज मे बी प्रिस्क्राइब, पूरे लॉ में कहीं भी लिखा रहेगा ना एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब सब पता है क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि सुनो ये सारी बातें क्या है, ये है प्रोविजंस, ये प्रोविजन, सपोज सेक्शन नंबर 1 के ये क्या है, प्रोविजंस है। सब प्रोविजन में क्या लिखा गया है, अगर किसी ने ट्रैफिक रूल का तोड़ा ना उसको पेनल्टी लगेगा एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो देखो सर हर बातें ना प्रोविजंस में नहीं लिख सकते, अदरवाइज बुक हमारा 1200-1400 पेज का होगा। तो जहां भी एज मे प्रिस्क्राइब लिखा ना, समझ जाओ ये जो प्रोविजन है ना वो हमें क्या बोल रहा है, ये बोलता है हमें रूल से पूछ के आओ। तो एज मे बी प्रिस्क्राइब कहीं भी लिखा रहा है ना, समझ जाना वो क्या बोल रहा है, जाओ रूल्स से पूछ के आओ। रूल्स बताएगा आपको इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। और रूल्स का ना एडिशनल बुक होता है, रूल्स एडिशन से लिखा जाता है, एडिशनल लिखा जाता है, तो रूल्स को सेक्शन साथ कोट नहीं किया जाता है। तो जहां जहां कोई भी लॉ में ना एज मे बी प्रिस्क्राइब लिखा हुआ है, समझ जाओ वो क्या बोल रहा है, वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि हमें नहीं पता, जाइए रूल्स से पूछ के आइए। रूल्स में इसके रिगार्डिंग बात किया गया है कि पेनल्टी 20,000 लगेगा कि 25,000 लगेगा। ठीक है, तो रूल्स का खेला ये होता है। ऑर्डिनेंस समझ गया, एक्ट समझ गया। एक्ट बनने के लिए पूरा पार्लियामेंट में पास होना पड़ता है, फिर प्रेसिडेंट पास करेगा। ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट टेम्पररी पास कर सकता है, जो कि 6 वीक के अंदर पास होना चाहिए जब एक्टिव हो जाएगा पार्लियामेंट। रूल्स क्या होता है भैया, जहां पे एज मे प्रिस्क्राइब होता है जो मिनिस्ट्रीज बनाती है, और जहां भी एज मे प्रिस्क्राइब लिखा गया समझ जाओ वो रूल्स बोल रहा है, उसकी बातें रूल्स में लिखी गई है। सर रेगुलेशन क्या होता है, जो स्पेसिफिक बॉडी होती है जैसे भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सब स्पेसिफिक बॉडी होती है। ये है ना स्टॉक एक्सचेंज, ये सब रिगार्डिंग ना रेगुलेशंस बनाती है। मतलब जिसमें हम फेमस है ना, सपोज मैं सीए कोर्स में फेमस हूं, ठीक है, तो मैं सीए कोर्स के रिगार्डिंग ना रेगुलेशंस बनाऊंगा। सपोज आप है ना स्टॉक एक्सचेंज में फेमस हो, तो आप स्टॉक एक्सचेंज के आप अपने लिए नहीं बना रहे हो, आप स्टॉक एक्सचेंज वालों के लिए ना रेगुलेशंस बना रहे हो। तो रेगुलेशंस क्या होता है, ये सेबी वेबी जो चीज होती है ना, ये स्टॉक एक्सचेंज में फेमस होती है, तो स्टॉक एक्सचेंज वालों के लिए क्या बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है। अब सर ये ऑर्डर नोटिफिकेशन सर्कुलर क्या होता है, सपोज एग्जांपल यही लिखा देता हूं, लॉ में लिखा है कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। क्या होने चाहिए कंपनी में, कम, ये एग्जांपल लिखना मत, कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। कल होके लॉ में लिख दे, नहीं लॉ में लिख दे, नहीं लॉ में बोल दे कि 3 डायरेक्टर होना चाहिए, तो भैया लॉ में ये वर्ड काट के 3 करना पड़ेगा। फिर परसों कुछ आया अमेंडमेंट, लिख दे लॉ में भैया कि कंपनी में 4 डायरेक्टर होना चाहिए, फिर ये 3 कट के 4 आएगा, बोले नहीं 2 ही ठीक था। सर ऐसे कितने बार काट कुट करोगे बुक्स में। तो बोलता है कि कोई चीज अगर एडिशनल लाना पड़ता है ना, कोई चेंजेस को दिखाना पड़ता है ना, या सपोज किसी एक्ट में कोई चेंज हुआ ना, सपोज भी लिखा हुआ है कि कंपनी में 4 डायरेक्टर चाहिए, कल 10 दिन में पता चलता है लॉ चेंज हो गया, उसमें बोला कंपनी में 10 डायरेक्टर चाहिए, तो हर बार ये कट नहीं सकता है। फिर उसको ना ऑर्डर्स नोटिफिकेशन, जैसे आपको फेसबुक पे नोटिफिकेशन आते हैं ना एडिशनल वाले, वैसे लॉ वाला भी चीज है ना, नोटिफिकेशन के द्वारा पास किया जाता है। फिर आपको ना ये चीज देखना पड़ता है कि नोटिफिकेशन में क्या आया है, कि देखो लॉ में लिखा हुआ है 2 डायरेक्टर, बट उसका नोटिफिकेशन आ गया नहीं अब 3 डायरेक्टर चाहिए, तो आपको नोटिफिकेशन फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही सब होता है। ऑर्डर्स नोटिफिकेशन कब आता है, जब कुछ एडिशनल चेंजेस होते हैं ना, तो उसको ऑर्डर्स नोटिफिकेशन द्वारा लाके दिखलाया जाता है। तो ये आपका कहीं ना कहीं मैंने पूरा बेस तैयार किया है कि लॉ मीन्स क्या क्या होता है, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस में पढ़ना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 20 मार्क्स का, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 10 मार्क्स का, पार्टनरशिप एक्ट 12 मार्क्स का, एलएलपी आपको 6 मार्क्स का, कंपनीज एक्ट 12 मार्क्स का। इंपॉर्टेंट है लॉ मींस क्या होता है, ये चीजें होती है। लॉ बनाया क्यों जाता है, जब कोई प्रॉब्लम होता है। लॉ कानून होता है, एक्ट का पास होता है जब पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट के पास जाता है। अगर कोई इमरजेंसी पे लाना हो तो ऑर्डिनेंस पास होता है। रूल्स कब होता है, जब भैया एज में भी प्रिस्क्राइब कहीं लिखा हो तो प्रोविजन बोलता है जा भाई रूल्स पूछ के, हमारे पास इतना टाइम नहीं है जो हम इस चीज को यहां लिखें, क्योंकि रूल्स में हो सकता है कि 40-50 पेज का कुछ हो। तो जहां भी एस में प्रिस्क्राइब समझिए रूल्स लिखा है, बनाता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या जो भी मिनिस्ट्रीज होती है। ऑर्डर नोटिफिकेशन क्या हुआ भैया, कुछ एडिशनल चेंजेस आ गए तो वो ऑर्डर नोटिफिकेशन द्वारा क्लियर किए जाएंगे। सर सेकंड क्लास में हम क्या करेंगे, सेकंड क्लास में हम समझेंगे हमारे कोर्ट प्रोसीजर कि कौन से कोर्ट में पहले जाना है। सपोज किसी के साथ धोखाधड़ी हो गया तो वो सबसे पहले रोने किस कोर्ट पे जाएगा, ये भी डिसाइड है कि पहले इस कोर्ट जाना है, फिर इस कोर्ट पे जाना है, फिर इस कोर्ट पे जाना है, उसके बाद घर आना है। सेकेंड क्लास में अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी चालू कर देंगे। ऑफर एक्सेप्टेंस क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलो सर स्टे ट्यून, चैनल आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स साथ। फेस टू फेस बैच हमारा चल रहा है जो 9 to 1 है लक्ष्मी नगर में। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख लो 8587911158। ऑलरेडी 10 to 15 स्टूडेंट के बीच का बैच बन चुका है। 25 स्टूडेंट का मिनिमम एक बैच चलाने का है सर हमारा। फिर अगर उससे ऊपर स्टूडेंट हुआ तो एक बैच और स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम मेरा मानना है कि जितने अच्छे नंबर स्टूडेंट्स और जितने कम होंगे थोड़ा ना, तो हमारा उन पर कंट्रोलिंग अच्छा होता है। अब ज्यादा बैचेस हो गए तो मैं इस बैच में एडजस्ट नहीं करूंगा, इसके रिगार्डिंग सेपरेट बैच चलेगी। तो 10 to 15 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। कोशिश करो सर आप फेस टू फेस करना चाहो तो मजा फेस टू फेस में ही मजा आने वाला है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो भैया। नवंबर 22 में ज्यादा टाइम नहीं बचा तो डिसीजन ज्यादा घुमा फिरा के मत लो। और मैं यही बताता हूँ मार्केट में बहुत लोग आएंगे आपको बोलने कि हमारे पास आओ हमारे पास आओ। भाई मैं एक सिंपल बात बोलूंगा आपको सर, डेमो
आप डेमो देखो, बस जो लगेगा वो करो। और मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप किसी के नाम पे मत जाओ सर, नाम सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। भैया उसके पास पढ़ते 200 स्टूडेंट, उसमें से 10 स्टूडेंट पास कर जाते हैं तो ये इनका ही दिखाएंगे अब हमारे 10 स्टूडेंट पास किए। 190 स्टूडेंट जो रोड होते हैं ना, इनके रिगार्डिंग कोई नहीं पूछने आता है। तो सर हम कम से कम फाउंडेशन में अगर आप 90-95% रिजल्ट नहीं दे रहे हो ना, तब वो मजा नहीं आएगा। क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा ना सर फाउंडेशन क्लियर कर लेगा, जो थोड़ा वीक होगा ना उसको क्लियर करना सबसे मेन टारगेट हमारा रहता है। चलो ऑल द बेस्ट, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, स्टे ट्यून, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो भाई।